बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने यूपी में दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने 60% से ज्यादा सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने एससी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि बीजेपी ने जो 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसका जातीय समीकरण क्या है। तो जातीय समीकरण, सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी वोट बैंक की। जातीय समीकरण क्या कहते हैं? इनका जो वोट प्रतिशत है, जो परसेंटेज में है, वो 41.12% ये है। और इसी समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक इस एरिया में है, इस इलाके में है, और सबसे ज्यादा सीट जो टिकट है बीजेपी की तरफ से इन्हीं को दी गई हैं। फिर बात करते हैं उसके बाद एससी की। तो एससी 17.75% है, यानी कि ओबीसी के बाद, जो कि 41.12 है। तो एससी समुदाय 17.75% है। यही वजह है कि ओबीसी के बाद एससी कैंडिडेट्स को तरजीह मिली है, उनको जगह दी है। बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया, इस उम्मीद से विश्वास जताया कि जनता उन पर विश्वास करेगी। अब बात करते हैं महिला कैंडिडेट्स की। तो 9.34% महिलाओं को टिकट दिया है और अन्य यहां पर 31.79% है, वही मुस्लिम 0%। तो ये बीजेपी ने जातिगत समीकरण जो है यहां पर साधने का प्रयास किया है। समस्त पूर्वांचल में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐतिहासिक परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। गोरखपुर से बीजेपी का पूर्वांचल प्लान। जय जय श्री राम। स्वामी फैक्टर की निकाली कार। योगी की सोशल इंजीनियरिंग। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी की लिस्ट को लेकर विश्लेषण शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जो नाम शामिल किए हैं उसके जरिए क्या सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सबसे अधिक भरोसा अति पिछड़ा वर्ग पर दिखाया है। पहली लिस्ट में ओबीसी श्रेणी के 44 उम्मीदवारों को जगह मिली है, यानी ये कुल उम्मीदवारों का 44% है। बीजेपी ने पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ओबीसी को आधार बनाकर राजनीति की है उसका असर यूपी चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में साफ नजर आता है। पार्टी ने 44 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारकर स्वामी फैक्टर यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की काट निकालने की कोशिश की है। यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। तो ये तो जातीय समीकरण है जो साधने का प्रयास है, लेकिन बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है उसमें 83 मौजूदा विधायकों में से 63 टिकट दिया गया, जबकि 20 ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट दिया गया। जबकि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी खराब प्रदर्शन करने वाले 40 से 50% विधायकों के टिकट काट सकते, लेकिन हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से ही 1998 से 2017 तक सांसद रहे हैं। उनको एक बार फिर से ही से चुनावी मैदान में उतारा गया। वो सबसे पहले 1998 में गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 1998 में बहुत ही कम अंतर से उन्होंने जीत दर्ज कर दी थी। लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता चला गया, फासला बढ़ता चला गया। 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर सदर संसदीय सीट छोड़ी। इस साल वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य, उन्होंने सीट छोड़ी। फिर उसके बाद अब वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
आज ये भी ऐलान किया गया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ हो गया है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के जो ऐलान किया गया उसके बाद से जो चुनाव में गेम बदलेगा, वो क्या गेम बदलेगा वो आपको बताते हैं। दरअसल गोरखपुर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सीट है पूर्वांचल की गोरखपुर, और पूर्वांचल के 100 से ज्यादा सीटों पर इसका असर है। तो सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो ये गोरखपुर की विधानसभा सीट, गोरखपुर सदर, पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण और एक लोकप्रिय ये जगह है, ये पॉइंट है, ये सीट है, और पूर्वांचल के 100 से ज्यादा सीटों पर इसका सीधा सीधा असर हो सकता है। इसकी पूरी संभावना, और ये सेफ सीट है। सेफ सीट होने से बाकी सीटों पर प्रचार आसान हो जाएगा, और पूर्वांचल में बढ़त पर बीजेपी ने हमेशा जीत हासिल की, यानी कि पूर्वांचल पर अगर दबदबा है, कब्जा है, तो सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। 2014, 2017, 2019 में जीत की एक बड़ी वजह यही रही क्योंकि पूर्वांचल में बढ़त थी। पूर्वांचल में बीजेपी दूसरे पार्टियों के मुकाबले मजबूत है, और फोकस आपने देखा होगा कि पूर्वांचल पर ज्यादा रहा भी है। छठवें चरण में मतदान है, और पहले चरण प्रयास यह है कि पहले से जो कि कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया तो फायदा भी से हो जाएगा। अवध और मध्य यूपी की कई सीटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इधर चुनाव आयोग ने रैलियों को लेकर एक अनाउंसमेंट की है, और वह अनाउंसमेंट ये है कि जो रोक लगाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से वो बरकरार रहेगी। आज चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ गाइडलाइंस जारी की, और वो गाइडलाइंस ये है कि 22 जनवरी तक फिजिकल रैली, रोड शो, पदयात्रा पर रोक रहेगी। इसके अलावा इंडोर रैली में अधिकतम 300 लोगों को अनुमति मिलेगी। इसको लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर अनुमति क्यों मिली इंडोर, वो भी 300 लोगों के जुटने की। हॉल की क्षमता का 50% या अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। हॉल के हिसाब से 50% होनी चाहिए। हॉल में लोगों की क्षमता पर SDMA के नियम लागू होंगे, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया। SDMA मतलब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.